नहीं लीव करनी है यार बीच में। तुम लोग क्या मुंह दिखाने आते हो क्या? अटेंडेंस लगाने तो नहीं आता है कोई यहाँ पे? नो सर। हाँ, क्लास लीव नहीं करनी है। अब जो क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप क्लासेस तो अटेंड करें सारी। ओके, सो लेट्स गेट टू इट। अभी तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो क्वेश्चन आना तो दूर की बात है, आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है, पेपर ही नहीं दिया है। क्वेश्चन पेपर ही नहीं पढ़ा है तो फिर क्वेश्चंस तो आप क्या ही भेजोगे मुझे। तो अभी तो मेरी तरफ से जितने क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है डिस्कशन के लायक हैं, उनको कर लेते हैं डिस्कस, है ना? एंड अगर ये डिस्कशन स्ट्रेच होता है इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा अगली क्लास में, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन भी लूंगा एमटी का, क्योंकि बड़ा पेपर है, कंप्लीटली डिस्कस नहीं हो सकता एक क्लास में। अभी मैंने शेयर नहीं करी है गिरिजा, स्क्रीन कर रहा हूँ। तो आप लोग के पास ऑलमोस्ट एक और मौका है ना? कल की क्लास से पहले आप एक बार पेपर अच्छे से दे के या पढ़ के आ सकते हो। क्वेश्चंस अगर डाउट है तो शेयर कर सकते हो। ठीक है, इज दैट यस क्लियर? यस सर। चलो। हाँ भाई, अभी बताइए, स्क्रीन विजिबल है या सब लोगों को? यस सर। यस सर। विजिबल है? ठीक है, कूल। लेट्स बिगिन देन, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। जिसने दिया है पेपर उसको भी सॉल्व करना है, और जिसने नहीं क्वेश्चन पढ़ा या दिया नहीं, वो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन में, है ना? स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन दिस, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं आता है डिस्कशन, डिस्कस जरूर लिखना है चैट में। हर बच्चे से मुझे इनपुट चाहिए, ठीक है? और आंसर आता है तो आंसर शेयर करो। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने थ्रो किया है फ्रॉम अ पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज आर गिवन। आपको क्या बताना है? दैट इफ इट विल स्ट्राइक द प्लेन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, व्हाट इज दैट डिस्टेंस, है ना? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सिंस काइनेमेटिक्स में रिवाइज कराने वाला हूँ तो मैंने एक सोचा कि एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ताकि 1 मिनट में होने वाला, वैसे तो 30 सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है, बट ठीक है, यू कैन टेक 2 मिनट्स। यस गिरिजा? गिरिजा? सर ऑप्शन ए 39.2 मीटर। ओके कूल। सिद्रा? ए। क्या? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन है, अच्छा ठीक है, कूल। हाँ भाई, बाकी होनहार विद्यार्थी नहीं करेंगे क्या आंसर? टेक गुड 1 मिनट फॉर दिस, देन वी विल डिस्कस। हाँ भाई, करें डिस्कस? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर से वही बच्चे जो हमेशा से रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं, उन्हीं के आंसर आ रहे हैं। बाकी जो नहीं करते हैं उनको लगता है कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में। भाई जीवन में आए हो तो कुछ तो लिख के जाओ इसमें चैट में। देखो भाई, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल है, फेंक दिया तुमने, है ना? बहुत तेज फेंका है। 9.8 और 19.6 दो हैं आपके पास वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स, है ना?
अब आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है इसको, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन तो है नहीं यहाँ पे। अब ये पार्टिकल है, इसको तुमने ऐसे फेंका तो ये जाएगा ऐसे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, ये यहाँ पे आके लैंड कर जाएगा। तो ये तुमसे बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज भी तो बोलते हैं हम, Yes, sir. है ना? Yes, sir. रेंज निकलवा रहा है तुमसे ये। आ गई थी बात समझ में ये, Yes, sir. Yes, sir. है ना? क्या क्या दे रखा है भाई? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है। सपोज करो ये u है इनिशियल वेलोसिटी इसकी, तो ये uy हो जाएगा, ये ux हो जाएगा, है ना? पता ही है हमें। ux होता है u cos थीटा, इफ दिस इज मेकिंग एन एंगल विद थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और uy हो जाएगा u sin थीटा, है ना? ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं आपके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, इसकी वैल्यूज दे रखी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9.8, Yes, sir. और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है 19.6, Yes, sir. है ना? रेंज पूछ लिया। अरे यार ये ग्लिच फिर से आ गया, रुको। स्क्रीन विजिबल है? No, sir. No, sir. एक सेकंड करते हैं जुगाड़, प्रबंध किया जाता है, रुको। हाँ भाई, अभी दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम बोल रहे थे कि 9.8 और 19.6 मीटर पर सेकंड दोनों कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, और रेंज पूछ रहा है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2ux uy upon g. Uy upon G. अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा विद इन 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स के अंदर हो जाएगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो इसको निकालने बैठोगे तुम, तो रेंज का फॉर्मूला डिराइव करने बैठ जाओगे। अब रेंज का फॉर्मूला निकालने का तरीका पता होना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है टाइम पीरियड के साथ, है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको। यानी कि इस प्रोजेक्टाइल को इस पूरी फ्लाइट में, इस पूरे जर्नी में कितना टाइम लगा है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, यूएक्स से। और यूएक्स से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? रीजन क्या होता है इसका? X डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है ना? एक्स डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है, जीरो है। तो वहां से ये फॉर्मूला आता है, क्योंकि एक बचपन में छोटा सा फॉर्मूला पढ़ लिया था गलती से, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, Yes. Yes, sir. Yes, sir. जो कि हमें याद रहता है हमेशा। मम्मी घर पे लोरी की जगह यही फॉर्मूला बताती थी, तो हमें ये याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में सिंस एक्सेलरेशन जीरो है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो है ना भाई एक्स डायरेक्शन में, Yes, sir. Yes, sir. अगर एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एस एक्स निकालेंगे, एस एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी एक्स, या टी का स्क्वायर। तो इसमें ए एक्स तो जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है ना भाई, Yes, sir. Yes, sir. और हॉरिजॉन्टली तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली ये टर्म तो जीरो हो जाएगा पूरा, हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म तो, है ना? और क्या बचेगा? एस इक्वल्स टू यू टी बचेगा, और एस इक्वल्स टू यू टी मतलब यू एक्स इंटू टी। तो टी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यू हो गया यू एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/y अपॉन जी होता है क्या, Yes, sir. Yes, yes, sir. है ना? तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ux से, तो ये 2ux 2uy 2ux uy अपॉन जी, तब बनता है ये फॉर्मूला। ये आपका डेरिवेशन है बेसिकली फॉर्मूले का। ठीक है, वैसे तो हम पढ़ेंगे इसको, पर फिर भी मैंने बता दिया। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आता है। अब ये पूरी कहानी तुम्हें एग्जाम में क्यों करनी है? अगर ये आती भी है, अगर मान लो मुझे निकालना आता भी है ना, इंटेलिजेंट हूं मैं एकदम, आता है मुझे निकालना, फिर भी क्या मुझे निकालना चाहिए क्या पेपर में ये सब? No, sir. No, नहीं sir. निकालना। इसलिए बोला जाता है No, कुछ फॉर्मूला रिवाइज करने का, फॉर्मूला याद रखने का, इसलिए बोला जाता है। बहुत इजी फॉर्मूलाज है, लेकिन अगर याद नहीं किए ना तो टाइम खा जाएंगे पेपर में, टाइम कंज्यूम कर जाएंगे बहुत सारा, है ना? सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज important formulas from every topic. You know the concepts from every topic which are important, which generally comes in the paper, है ना, एग्जाम में जो आते हैं। ठीक है,
चलो भाई इसको सॉल्व कर देते हैं इस बात पे। क्या आंसर हो जाएगा? 2 इंटू ux कितना है 9.8, ui कितना है 19.6, डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, है ना? तो सॉल्व करेंगे। 9.8 हाँ जी, 9.8 लेंगे तो वो सीधा कट हो जाएगा ना ऊपर नीचे। हाँ ये भी कर सकते हो, 9.8 ले लो। कट तो मैं वैसे भी कर देता है अप्रोक्सीमेशन से, बट हाँ ठीक है, तुमने इस चीज को पॉइंट आउट अच्छा किया, क्योंकि देखो जनरली क्या 10 ले लेते हो आप लोग, तो मैं तो जैसे मेरे को तो समझ में आता है ये चीज, पर तुम लोग नहीं समझ पाओगे कि 10 से 9.8 को अप्रोक्सीमेटली काटा जा सकता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि आपके ऑप्शंस में डिस्टेंस है काफी, मतलब ऑप्शन में डिफरेंस है, तो कोई ज्यादा अफेक्ट होगा नहीं है ना? पर हाँ 9.8 अगर चमक रहा है तो ये ले लो। तो 19.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई? 39.2। 39.2. ठीक है, 39.2। अब बताइए कितना समय देना चाहिए इस क्वेश्चन को पेपर में आइडियली? 20 seconds। 20 से 30 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। Yes sir। Yes, Yes sir. sir। हर क्वेश्चन को एक टाइम, डेजिग्नेटेड टाइम देंगे अब से हम। हर क्वेश्चन के ऊपर अब से क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस के वक्त लिख देंगे कि उसमें कितना टाइम चाहिए। अच्छा आइडिया है। Yes Yes, sir। sir. जब रिवाइज करोगे ना, तब ट्राई करना उसको अचीव करने की, तुम्हारा टारगेट है वो। हर क्वेश्चन के ऊपर हम टाइम लिखेंगे, टाइम स्टैम्प्स बोलते हैं इसको, टाइम स्टैम्प्स डालेंगे हर क्वेश्चन के ऊपर अब से। सो आपका टारगेट क्या होगा कि उस टाइम स्टैम्प को अचीव करना है तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी में। जिस दिन आप उन टाइम स्टैम्प्स को अचीव कर पाओगे, आप समझ लेना आपकी प्रिपरेशन अलाइन हो गई है एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उससे। इज दैट क्लियर? Yes sir। Yes, sir. Yes sir। कूल, आगे चलें। Yes sir। चलो एक नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा। स्पेसिफिक हीट बतानी है गैस के केस में इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ यू नो व्हाट आइसोथर्मल प्रोसेस इज, then you can answer this real quick. Specific heat फॉर्मूला पता होना चाहिए पहली चीज। दूसरा रिक्वायरमेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है ये पता होना चाहिए। 30 सेकंड्स मिलेंगे सबको, चैट में आंसर करना है। चैट में आंसर करो, ज्यादा कन्वीनियंट है ना? एबीसीडी लिखना है बस। बी ए इन्फिनिट ए, ए आ रहा है क्या भाई? Yes sir। Yes, sir. Yes क्या sir। फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर, जो हीट डिसिपेटेड होती है, क्या फॉर्मूला होता है उसका? एमसी डेल्टा टी, S delta T। है ना? तो इसमें जो ये सी नाम की वस्तु है, इसको क्या बोलते हैं? Specific heat। Specific heat. Specific heat। Specific heat. यही पूछ रहे हैं आपसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एम सी डेल्टा टी इक्वल्स टू क्यू है, दो दो बार लिख दिया मैंने सेम चीज। सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बनेगा सी का। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत इजी होता है। ये अगर नहीं पढ़ा होता ना जिन बच्चों ने, उनको भी पता होता है इसका मतलब, आयरॉनिकली पता होता है उनको ही। क्योंकि क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी कितना है? Zero। Zero. Zero। अब डिनोमिनेटर में डेल्टा टी अगर जीरो हो गया तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/0 Infinite। कितना होता है? इन्फिनिट। Yes sir। ये ऑप्शन है। Yes sir। अरे आ रहा है समझ में? Yes Yes, sir। इसके ना यूनिट्स याद रखना, क्यू के सी के इन सब की यूनिट्स याद रखना। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर जो है उसको एक्सक्लूसिवली नहीं पढ़ना पड़ता इनके यूनिट्स याद रखने के लिए। तुम में से कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दोबारा, ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिट्स आपको बचपन से आती है समझ में और याद भी रहती हैं। मेन मेन तो याद ही है क्योंकि, तो फिर ये जो बीच बीच में टॉपिक, ये जो नए नए टर्म्स आते हैं ना, नई नई टर्मिनोलॉजीज आती हैं, इनको एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? Yes sir। Yes sir। एक नोटबुक बनाओ, नोटबुक बनी हुई होगी ऑलरेडी, उसमें एक 2 पेज ले लो अलग से, उस पर लिख दो यूनिट्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स। और जैसे जैसे जो जो चीज पढ़ते जाओ उसमें लिखते जाओ। इंग्लिश सीखने का भी यही तरीका होता है, पता है? जब आप वोकैबलरी सीख रहे होते हो ना, आपको वोकैबलरी डेवलप करनी है, मान लो अच्छी अच्छी वोकैबलरी डेवलप करनी है, तो जब भी कोई भी नया वर्ड मिले कहीं भी, चाहे मूवी देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, है ना, बुक पढ़ रहे हो, जब भी कोई नया वर्ड मिले उसको नोट डाउन कर लो। आपका ब्रेन फंक्शन करता है ऐसे,
जब आप कुछ लिखते हो ना तो आपका ब्रेन उसको पार्शली स्टोर कर लेता है, और जब उसका रेपिटेशन होता है तो वो ब्रेन आपका उसको रिमेम्बर करने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो यूनिट्स को एक पेज पे नोट डाउन कर लेंगे, और उनको टाइप जब भी टाइम मिलेगा, और टाइम तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चंस में रिपीट होगी वो चीज बार बार, जब होगी ना रिपीट, तुम्हारा खुद का मन करेगा कि अरे यार वो यूनिट लिखी थी एक जगह पे, उसको देखते हैं निकालते हैं। फिर उसको देखोगे तुम तो वो फिर से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक नंबर 2, स्ट्राइक नंबर 1 2 3 4 5, 5 स्ट्राइक्स होंगी ना जब किसी भी चीज पे, तो वो अपने आप याद हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। समझ में तो सब आ ही जाता है, इंटेलिजेंट तो तुम वही है ना, करते नहीं हो बस, समझते तो सब है सर हम, करवाओ मत बस हमसे। करो भाई। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, दो वायर है, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर्स अलग है, स्ट्रेच कर दिया दोनों वायर्स को, फोर्स जो यूज किया है स्ट्रेच करने में वो सेम है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है तुमसे दोनों वायर की, यानी कि उनका रेशियो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, पता है क्या? अरे पता है क्या? नो सर। पोटेंशियल एनर्जी इस वायर की पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। पता है यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस क्या होता है? यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस ये दो चीजों से मतलब है। तो यंग्स मॉड्यूलस में जब आप रेशियो निकालोगे तो इसमें तो कोई लोड है ही नहीं, कोई परेशानी है क्या इसमें? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जब रेशियो निकालोगे तो यंग्स मॉड्यूलस तो कांस्टेंट टर्म है, यस सर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी जब रेशियो निकालोगे तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, है ना। स्ट्रेस से मतलब है। तो स्ट्रेस लेना नहीं है, स्ट्रेस को सॉल्व करना है। करो भाई, आंसर निकाल के बताओ मुझे, फॉर्मूला बता दिया मैंने तुम्हें, आंसर आना चाहिए अब इसका। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है? डी सर, डी। भाई या तो डिस्कस लिखना है या सॉल्व करना है, तीसरा ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। कर दें सर। करो। कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं।
करें क्या डिस्कस? डिस्कस करें या और टाइम Yes, चाहिए? sir. Yes, sir. Yes, sir. करते हैं भाई, डिस्कस करते हैं। इधर देखो सब लोग, 2 वायर दे रखे हैं, ठीक है। दोनों सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ के हैं, लेकिन दोनों का डायमीटर जो है वो अलग अलग है, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, समझ में आए ताकि। डायमीटर अलग है, बाकी सब सेम है ना, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है। ये भी एल लेंथ का है, ये भी एल लेंथ का है ना। फोर्स जो लग रहा है स्ट्रेच करने के लिए वो भी सेम है क्या? Yes, sir. है ना। Yes, sir. इसका बस जो d1/d2 है, डायमीटर का जो रेशियो है ना, d1/d2, वो दे रखा है आपको 1:2। क्या दे रखा है? 1:2 दे रखा है ना। देखो क्वेश्चन में लिखा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ अपने मन से, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने डिस्कस कर ही लिया, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बाय द वे, ऐसे काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। अभी मैंने बता दिया, इसको यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट से, लेकिन आपको फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, दोनों वायर का बता दो रेशियो, U1/U2 बता दो, ये तुमसे पूछ रहे हैं। क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय वाई, सॉरी डिवाइडेड बाय ए, Yes, sir. ऊपर वाले का अगर हम निकालें, ठीक है। सो दिस विल बी F/A1 डिवाइडेड बाय F/A2। ये हो जाएगा क्या? इसका स्क्वायर कर दो, Yes, sir. बाकी चीज तो कट हो जाएगी ना बेटा, हाफ भी कट हो जाएगा, है ना। और यंग्स मॉड्यूलस जो है डिवीजन में, वो भी कट हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा, कॉमन रहेगा ना दोनों में। समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. F/A1 और F/A2 बचेगा। अब इसमें भी F कट हो जाएगा, अरे F कट हो जाएगा ना बेटा, आवाज समझ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? आगे क्या लगता है? थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। Yes, sir. चलो कोई ना, मैं कर देता हूँ। अच्छा, सब बताना है। नहीं नहीं, मुझे लगा तुम कर रहे हो सॉल्व, पर ठीक है कोई ना, मैं कर देता हूँ। इधर देख लो, डायरेक्ट देख लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेस? Force upon area. Upon area. ओके, स्ट्रेस क्या होता है भाई? स्ट्रेस वो नहीं होता जो पेपर के पहले तुम्हें होता है, उस स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे, फोर्स पर यूनिट एरिया वाले की बात कर रहे हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस, तो मतलब कि स्ट्रेस का जो रेशियो होगा S1/S2, क्या हो जाएगा वो? क्या हो जाएगा? A2/A1 हो जाएगा क्या? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. A2/A1, A2/A1, तो U1/U2 डायरेक्टली क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? S1/S2 का स्क्वायर, Upon S2. Yes, है sir. ना। Yes, sir. यानी Yes, sir. A2/A1 का स्क्वायर, Yes, sir. A2/A1 का स्क्वायर, है ना। A2/A1 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, वायर का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ही होगा ऑब्वियसली, Yes, sir. Sir. है ना। क्या होता है वो? πd²/4 होता है क्या? अरे यार, सर्कल होगा क्रॉस सेक्शन तो πr² होगा, Yes, sir. और Yes, sir. r को डायमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो πd²/4 बन जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मैं A2/A1 की जगह पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो D2/D1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ A2/A1 की जगह, Yes, sir. Yes, sir. D2/D1 का स्क्वायर। लेकिन ये तो एरिया है अभी केवल, इसका एक और बार स्क्वायर होगा, क्योंकि A2/A1 का भी स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। ये कैसे लिखा मैंने? क्योंकि A2/A1 आपका है D2/D1 का स्क्वायर, इससे लिखा है मैंने। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इस पूरी चीज को बेसिकली मैंने यहाँ पुट किया है, यहाँ पे, ठीक है।
अब तो उसको सॉल्व करना है। d2/d1 क्या है भाई? 2/1। 2/1 और यहाँ पे 2 का बन रहा है पावर 4 और 1 का भी पावर 4। क्या आंसर हो जाएगा? 16/1 16/1, yes sir. यस सर। ये ऑप्शन। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? No नो sir. सर। sir. जिसको डाउट है वो हाथ ऊपर करो। चले आगे फिर, नहीं डाउट तो Yes sir. यस सर। करो, अगला करो। सॉल्व द नेक्स्ट वन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, करा है मैं आपने ऐसे क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट पूरे दूंगा सॉल्व कर, ये आपसे हो जाएगा। कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका। सबको रिप्लाई करना है, लेकिन डिस्कस लिखो चाहे सॉल्व करके आंसर बताओ। आंसर सबको रिप्लाई जरूर करना है। क्या हो गया भाई, किसी को नहीं आ रहा क्या? सर परसेंटेज में कैसे निकालना वो नहीं आ रहा। अच्छा, परसेंटेज में नहीं आ रहा तो रेशियो में बता दो कितना आ रहा है। परसेंटेज में मैं निकाल के बता देता हूँ तुम्हें। सर वो फॉर्मूला आता है ना, C इज इक्वल टू KC0। तो हम्म C की वैल्यू दी है तो C0 की वैल्यू दी नहीं है, हम्म तो कैसे निकाले? तो मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा ना समझ में, ऐसा थोड़ी परसेंटेज में नहीं आ रहा Yes केवल। sir. ऐसे बोलो ना, क्वेश्चन पूरा डिस्कस करना है मतलब। यस Yes सर। sir. हम्म हाँ भाई, किसी का आया? सर सी तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से फॉर्मूले से निकाले। क्या बोल रहे हो? सर सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के फॉर्मूले से निकाले। नहीं, कोई नहीं आ रही, तुम लोगों को भी नहीं आ रही आवाज। एक बार फिर से बोलो। आ रही है सर. क्लियर नहीं आ रही होगी फिर, मुझे लगता है अब आएगी। बोलो, फिर से बोलो बेटा, एक बार फिर से बोलो। सर सी को एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वाले फॉर्मूले से निकालना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वही होता है ना बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए यस बाई डी, सर। Yes है ना? sir. हाँ, उससे ही सॉल्व करना है। सही पकड़े हो आप।
लेकिन आंसर तो बताना पड़ेगा ना, आंसर आया है या फिर नहीं आया है, क्योंकि फिर नहीं आया तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। सर नहीं नहीं आया। कर ले, डिस्कस कर ले। यस यस सर। सर। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा टाइम तो फिर क्या ही देंगे इसको, है ना, क्योंकि मतलब एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो भी तो हमने अरे लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया। अभी तो हमने डिस्कस किया था कि हम बताएंगे आपको कि कितना टाइम लगेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या लगता है भाई, लास्ट वाले क्वेश्चन में उसका बता दो जल्दी से पहले तो। कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये वाला। हाँ भाई, इसका टाइम स्टैम्प देंगे जल्दी से, इसका भी देंगे। इसको कितना लगेगा भाई? और 1 15 मिनट। 20 सेकंड। इसको 20 सेकेंड। 10 से 15 सेकंड में होना चाहिए ये। कुछ यस नहीं लग रहा सर। है इसमें दिमाग, क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम नहीं लग रहा है, फिर क्यों टाइम लगेगा उसमें, है नहीं इसमें? तो फॉर्मूला याद हो तो फिर याद हो तो सर। क्या होता है, आइडियल टाइम डिस्कस कर रहे हैं, आइडियल टाइम मतलब सबसे अच्छी प्रिपरेशन कर हो गई है आपकी, अब कितना 40 लगे? सेकेंड। हाँ 50 40 to 50। ठीक है, 50 सेकंड ले लेते हैं, 50 सेकंड, ठीक है। यस सर। यस हाँ, सर। ये तो अभी सॉल्व करेंगे तब डिस्कस कर ही लेंगे कितना लगना चाहिए इसमें। हाँ भाई, करें, डिस्कस करें। यस। यस सर। यस सर। क्वेश्चन समझो सबसे पहले तो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आप ये समझो सबसे पहले तो। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वही एयर कैपेसिटर है। एयर कैपेसिटर मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है। क्या है दोनों प्लेट्स के बीच में? एयर। एयर, एयर। है ना। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर होती है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अरे यस यार, सर। इसमें क्या डाउट है ना। तो ये बोल रहा है कि भाई ऐसे दो प्लेट्स हैं, है ना, और जो भी है इसके बीच में अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो इसको सी नॉट बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को, है ना। ओरिजिनल है ये, इनिशियल। सेकंड केस में क्या किया है इसके साथ, इंसर्ट कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो लेट्स से कि हाफ डिस्टेंस पे इन लोगों ने क्या इंसर्ट कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। अच्छा, तो अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से क्या आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है क्या? यस सर। पढ़ा हुआ है ना ये यस तो, सर। ये तो यस पढ़ा हुआ यस। यस है। सर। और नया वाला कैपेसिटेंस जो आएगा वो कितना आएगा? अच्छा, कैपेसिटेंस जो आएगा नया वाला, ये वाला कैपेसिटेंस तो पूरे कैपेसिटर का है। इज दैट राइट? यस सर। यस सर। लेकिन अब जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से आएगा वो पूरे कैपेसिटर का थोड़ी ना होगा, यस सर। वो इस वाले पार्ट का होगा। तो इसको C1 बोलना पड़ेगा, क्योंकि आधा पार्ट तो अभी भी क्या है, एयर कैपेसिटर। आधे पार्ट में तो अभी भी एयर है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। है ना। और यहाँ पे यस लिखा सर। हुआ है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है वो दोनों का d/2 है ना। आधे आधे डिस्टेंस में है ना भाई, आधे डिस्टेंस में भरा हुआ है हाफ फील्ड, राइट। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, k = 5। अब जो C1 आएगा जिसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है वो एप्सिलॉन नॉट A/d का हो जाएगा k टाइम्स हो जाएगा ना, यस सर। है ना। यस सर। और डिस्टेंस में d आएगा क्या? यस सर। नहीं, d/2 आएगा। D/2 by 2। अरे डाइलेक्ट्रिक तो d/2 वाले डिस्टेंस में किया है ना इंसर्ट, पूरे में थोड़ी किया है d में, राइट। यस यस सर। सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस तो सर। बता यस दो फिर, सर। C2 की वैल्यू बता दो, C2 कितना हो जाएगा ये बता दो। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। by 2। सही है, यस यस सर। सर। यस सर। है ना। अब ध्यान से देखो, क्या C1 और C2 सीरीज में है क्या? यस। यस तो सर। करें प्रैक्टिस के समझ में आ जाए, सीरीज में है। पैरेलल में तो होते हैं तो ऐसे होता है ना, ऐसे अगर होगा तो पैरेलल में होगा, है ना। ये पैरेलल में हुआ, है ना। ये C1 है, ये C2 है, तो ये पैरेलल में कंसिडर होते हैं, पता है ना ये बात तो, यस सर। यस सर। यस सर। है ना। तो भाई अगर पूरे d डिस्टेंस पे होते हैं ना C1 C2 तो पैरेलल में होते हैं, पर यहाँ तो d/2 पे मतलब
बेसिकली डिस्टेंसेस में ब्रोकन डाउन है, तो फिर वो सीरीज में है। और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का? 1/C1 plus 1/C2. 1/C2. C equivalent will be 1/C1 plus 1/C2. 1/C2। अब 1/C1 plus 1/C2 कितना हो जाएगा भाई? D/2 ऊपर चला जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, नीचे आ sir. जाएगा एप्सिलॉन नॉट By A. नहीं, A epsilon not A. और इनटू K. K प्लस D/2 इसमें भी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ये बात Yes, sir. है ना? अब ध्यान से समझो, ये जो तुम्हारा D/2 है, K इससे भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, 2 बेसिकली K से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, 2K से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके D/2 वाला। अरे यार नहीं समझ में आ रही Yes, बात। sir. सर आ गई। ये D/2 जो है ये नीचे तो जाएगा ऐसे, है ना? तो ये K Yes. ये क्या, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एप्सिलॉन नॉट A अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A मेरा दोनों तरफ है, C1 में भी है और C2 में भी है ना? इवन D/2 भी कॉमन आ सकता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा D/10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा C इक्विवेलेंट का वो कितना आएगा? 5/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आएगा आपका C इक्विवेलेंट। दिस इज नॉट 1/C इक्विवेलेंट, पर दिस इज नॉट 1/C इक्विवेलेंट, दिस इज C इक्विवेलेंट। इसको हमने C इक्विवेलेंट लिखा है, तो इसको अलग से लिख देते हैं, C इक्विवेलेंट है ये, ठीक है? ये 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, पता है ये बात? C इक्विवेलेंट का नहीं होता ये फॉर्मूला, किसका होता है? 1/C. 1/C इक्विवेलेंट, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/3 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब मुझे एक बात बताओ, ये सॉल्व हो जाएगा या मैं सॉल्व करके बताऊं? हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे? K की जगह 2 रखा है मैंने इसमें, K की वैल्यू 2 रखी है, सॉरी 5 रखी है, माय बैड, 5 रखी है, 5 दी हुई है ना ऑप्शन में, Yes, sir. क्वेश्चन में दी हुई है ना डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 5, तो वो रखी। क्या ये बात समझ में सबको आई है? नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर सॉल्व करके बताओ, और अगर आपसे हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं, फिर बताओ क्या करना है। हो जाएगा। सर परसेंटेज में लिख दो। क्या बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वो कह रही है परसेंटेज में बता दो। परसेंटेज में बता दूं? परसेंटेज में तो अभी सॉल्व थोड़ी किया है पूरा। 5/3 एप्सिलॉन नॉट ए आंसर थोड़ी है बेटा, 5/3 एप्सिलॉन नॉट A/D तो C इक्विवेलेंट आया है, यानी कि अभी हमने नया वाला कैपेसिटेंस निकाला है, अभी हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज होगा जो आपका नया वाला कैपेसिटेंस आया है, C इक्विवेलेंट माइनस C नॉट, है ना, पुराना वाला, डिवाइडेड बाय C नॉट। अरे ऐसे ही तो निकालते हैं यार, परसेंटेज इंक्रीज ऐसे ही तो निकालते हैं, या इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो परसेंटेज आ जाएगा, Yes, है ना? sir. एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारी हाइट आज 5 फीट थी, है ना, और आज से 1 साल बाद 6 फीट हो गई तुम्हारी हाइट, 1 फीट बढ़ गई, तो मैं पूछूंगा परसेंटेज इंक्रीज बताओ, कितने परसेंटेज इंक्रीज हो गई हाइट? तो ऐसे ही तो निकालोगे, 6 - 5 करोगे, डिवाइड बाय 5 कर दोगे, है ना, 1/5 आ जाएगा ये, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 20% आ जाएगा ना? Yes, sir. तो तुम क्या Yes, बोलोगे sir. कि मेरी हाइट 20% बढ़ गई है 1 साल में, ये बोलोगे कि सर 20% हाइट इंक्रीज हो गई है मेरी, Yes, sir. है ना? Sir. तो वैसे ही तो निकालते हैं हम परसेंटेज इंक्रीज, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। नहीं समझ में आया क्या किसी को? आ गया सर। आगे। बस तो फिर इसको सॉल्व कर दो। अब तो कितना आ जाएगा ये? 5/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, 5/3 एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस इनिशियल कितना था? एप्सिलॉन नॉट A/D,
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, दिस विल कम एज 2/3। सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, कुछ बोलते ही नहीं हो यार तुम तो। Yes, sir. नीचे एलसीएम आ जाएगा 3D, नहीं समझ में आया कैसे आया, पूरा ही आ गया पड़ेगा, पूरा ही बताना पड़ेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तुम्हारी तरफ से। 5/, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट आंसर का। तो ये हो जाएगा आपका 5/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। 100 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे बाद में, तो ये 3D कॉमन आ जाएगा ना, देखो एलसीएम नहीं आएगा कि 3D न्यूमरेटर में, Yes, sir. 3D न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा ना। तो ये 3D एलसीएम लेने के बाद ऊपर तो इधर बचेगा 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सॉरी 5 एप्सिलॉन नॉट ए, माइनस इधर क्या बन जाएगा, ये 3 एप्सिलॉन नॉट ए बन जाएगा क्या, यस सर। तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D बचेगा। बात समझ में आई, यस Yes, सर। sir. ठीक है। 2 Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D, तो 3D तो नीचे चला जाएगा, 3D तो नीचे चला जाएगा, है ना। तो इसको आप फर्दर मोर सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा ये क्या, 2/3, क्या आएगा 2/3। 2/3, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो कट हो जाएगा सारा, Yes, sir. तो 2/3 तो बचा ही, 2/3 क्या होता है भाई, 2/3 का परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये 66.6%, 66.66%, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर है। अब बताइए इसमें कुछ पूछना है क्या स्पेसिफिकली, एनी डाउट्स, नो सर। No, sir. No, आगे sir. No. Yes, Yes, sir. चलो अगला सॉल्व करो, एक और कैपेसिटेंस का क्वेश्चन। कैपेसिटेंस के क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए, अब इजी क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये सारे इजी क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। पहले तो सी इक्विवेलेंट निकालिए, सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, फिर जब आप नेट चार्ज निकाल पाओगे सी इक्विवेलेंट से तब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। टेक 2 मिनट्स फॉर दिस एंड आंसर बताओ। अपूर्वा का आंसर आया है, ठीक है, आराम से टाइम लो, कोई ना, बाकी बच्चे भी बताओ।
हाँ भाई, क्या सीन करना है डिस्कस, Yes, sir. या टाइम चाहिए? और मेरे ख्याल से तो टाइम इतना ही लगना चाहिए, ज्यादा लगने लायक है नहीं। यस सर। क्वेश्चन समझ में अगर आता है तो इतने टाइम में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई डिस्कस करते हैं। सब लोग इधर देखें। हाँ, तो रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, मतलब रेजिस्टर्स हो, कैपेसिटर हो, है ना, इवन इंडक्टर्स भी, मतलब कुछ सिमिलर होते हैं ना, तभी तो उनको सर्किट्स में यूज किया जाता है, तभी तो यूजेज है उनका, है ना, कॉमनली। तो कैपेसिटर भी रजिस्टर की तरह ही तो ऑपरेट होते हैं। जैसे कि रजिस्टर में हम याद करो क्या देखते थे, कि अगर रजिस्टर सीरीज में होंगे तो करंट सेम रहेगा। Yes, sir. यस करंट सेम रहता है क्या सीरीज में रहते हैं रजिस्टर्स तो? Yes, sir. पैरेलल अगर रहते हैं रजिस्टर्स तो उनमें करंट सेम रहता है या पोटेंशियल? Potential. और कैपेसिटर्स के साथ क्या होता है? कैपेसिटर्स के साथ क्या होता है? तुम भूल गए हो क्या सब? हैं? अरे वोल्टेज सेम रहता है या फिर करंट सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है बेटा। यस सर। अगर कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनमें चार्ज सेम रहता है, करंट की जगह चार्ज आ जाता है यहाँ पे, Yes, sir. है ना। लेकिन पैरेलल में चार्ज डिफरेंट हो सकता है, यस जबकि सर। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज अक्रॉस द पेयर प्लेट्स आर सेम। ठीक है, Yes, sir. भूलने लगे हो चीजें, इसलिए नहीं हो रहे क्वेश्चंस, इजी कॉन्सेप्ट्स भूलने लगे हो। चलो भाई, पहले सी इक्विवेलेंट निकालेंगे सब बच्चे। क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट? पहले C2 और C3 को सॉल्व करेंगे। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है C2 और C3, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो कैपेसिटेंस के केस में, कैपेसिटर के केस में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ऐड कर देते हैं क्या? Yes, sir. यस सर। है ना। कितना आ जाएगा भाई? 5 + 1 6 microfarad. 6 माइक्रोफैराड्स। इज दैट राइट? Yes, sir. लेकिन ये तो अभी सी इक्विवेलेंट नहीं निकला है, ये तो आपका सी डैश निकला है यस सर। ना। सी डैश यानी C2 और C3 का सी इक्विवेलेंट निकला है ना। सी इक्विवेलेंट हमारा कंप्लीट होगा, यहाँ पे सी डैश लिख देते हैं। ठीक है, अब निकलेगा सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई? 1/C1 + 1/C डैश हो जाएगा क्या? Yes, sir. क्योंकि जब सीरीज में होते हैं कैपेसिटर्स तो वो 1 करके सॉल्व होता है, एडिशन मतलब ये होता है, ये पता है सबको? Yes, sir. क्या हो जाएगा ये? 1/3 + 1/। 6. ठीक है, अब ये आपका 1/C इक्विवेलेंट है बेसिकली, है ना, क्योंकि इसका आंसर तो आपका कितना आएगा? 3/6 आएगा, यानी 1/2 आएगा, है ना। तो Yes, ये sir. 1/C इक्विवेलेंट है बेसिकली। तो आपका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 microfarad. 2 माइक्रो। एक सेकेंड, ये माइक्रो में ही है ना सारे? हाँ, माइक्रो में ही है सारे, ठीक है, माइक्रो फेराड। कूल, सी इक्विवेलेंट निकल गया बच्चों, Yes, sir. है ना। नाउ वी कैन फाइंड द नेट चार्ज। टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट में, नेट चार्ज फ्लो, है ना। क्या होगा भाई? Q इक्वल्स टू क्या होता है? सी इक्विवेलेंट इनटू V. पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो भाई 30 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है क्या तुमने? नेट चार्ज उससे निकालोगे ना, है ना। एंड सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी लिखोगे? 2 × 10⁻⁶, यस सर। क्योंकि वोल्ट में है, पोटेंशियल वोल्ट में है ना। तो Yes. तुमको भाई मतलब फेराड में लोगे इसको, और क्या, 30 से मल्टीप्लाई कर दो ये V की जगह, वोल्टेज की जगह। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 60 microcoulomb. 60 × 10⁻⁶ कूलम्स, या फिर 60 माइक्रो कूलम्स, यस सर। है ना। कूलम माइक्रो कूलम्स में लिखना है तो 60 ही आएगा फिर। ठीक है, Yes, sir. दिस इज योर नेट चार्ज। अब नेट चार्ज निकाला क्यों? क्या मिला नेट चार्ज निकाल के? बताओ भाई, अब लगाओ दिमाग लगाओ, देखो यहां तक तो ले आया मैं तुमको। मुझे C3 पे निकालना है चार्ज, C3 का चार्ज निकालना है। C3 का चार्ज कैसे निकलेगा? क्या होता है फॉर्मूला चार्ज का? अरे C. क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। C3 पे अगर C3 कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला ही लिखोगे ना।
Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है? CV. CV। अरे यही Yes, होता है sir. ना, Yes, Q3 Yes, sir. sir. Q3 निकालना है तो C इंटू V तो होगा Yes, sir. C3 इंटू पोटेंशियल एट 3, Yes, sir. है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे C3 तो पता है, Yes, sir. क्या मुझे V3 निकालना है बस? अगर V3 निकालूंगा तो हो गया मेरा काम। Yes, sir. क्या ये बात Yes, समझ sir. में आ रही है सबको? Yes, sir. तो किसी ने मुझसे पूछा तो नहीं कि सर V3 निकालने के मतलब आपने किया क्यों है ये सब, क्यू नेट क्यों निकाला है आपने? क्या समझ में आ गया तुम्हें मैंने क्यों निकाला है क्यू नेट? Yes, sir. क्यों निकाला है बताओ? सर वो थर्ड वाले में वोल्टेज निकालने के लिए। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए। Yes, sir. कितना आएगा? 12 वोल्ट। कितना आएगा पोटेंशियल ड्रॉप? 12 आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ कितना आ रहा है, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि क्यों आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि C3 में पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 10 वोल्ट। अब बताओ क्यों आ रहा है? सी इक्विवेलेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज को तो क्या? सी इक्विवेलेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज को तो क्या आएगा? तो आ जाएगा शायद 60 आएगा तो पोटेंशियल अक्रॉस 5 माइक्रोकुलम कैपेसिटर इज 10 वोल्ट। ये बता दिया मैंने तुम्हें। तुमको ये बस ये बताना है कि 10 वोल्ट क्यों आ रहा है। अब इतना तो करो ना यार। अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया इसके साथ में आप लोगों को। कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? इस सीरीज में चार्ज जो रहता है वो रहता है सेम। जितना चार्ज C1 यूज कर रहा है उतना ही C2 C3 यूज कर रहे हैं, और Yes, sir. जितना पोटेंशियल C2 पे है उतना ही पोटेंशियल आपका है C3 पे। अब तो बता दो। So parallel arranged है तो potential same रहेगा. तो पोटेंशियल C2 पे थोड़ी पता है मुझे, जो सेम रहेगा तो मैं C3 पे भी निकाल लूंगा। करूं क्या मैं इस इंफॉर्मेशन का? भाई आपके सामने है जो है, सामने है जो इन्फॉर्मेशन है, इसको यूज करके मुझे बताओ तुम अब। और मैं स्पून फीडिंग नहीं करने वाला। अब मैंने तुम्हें यहाँ तक ले आया है, इसके आगे इतना भी अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो फिर सिंपल सा इसका एक मतलब निकलता है कि तुम आते हो, तुम चाहते हो सर सॉल्व करें हमारे सामने और निकल जाए। रोज यही चाहते हो तुम। सर जो C1 है ना हम्म उसमें वो 3 माइक्रोफेरेड है ना, तो हम्म मैंने उसमें निकाला टोटल नेट चार्ज लेके, तो वहां पे 20 वोल्ट का हो रहा है, तो बाकी तो 10 वोल्ट बचा ना, टोटल 30 वोल्ट है, तो इसलिए क्या उसमें 10 वोल्ट। क्या क्या दोबारा बोलो। जो C1 है ना 3 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर, हाँ उसमें मैंने Q इज इक्वल्स टू CV वाला फॉर्मूला लगाया, तो हाँ उसमें मेरा पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट आ रहा है। हाँ। टोटल बैटरी 30 वोल्ट की थी, तो 30 माइनस 20 10 बचा, वो पैरेलल में था तो दोनों में सेम आएगा, इसलिए 10 आएगा। लेकिन C1 में जब आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकाला तो यस उसमें सर, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? वही सर Q इज इक्वल्स टू CV वाला। एग्जैक्टली तो उसमें आपने Q कितना लिया? सर जो टोटल आया 60 माइक्रोकूलम। एग्जैक्टली तो 60 माइक्रोकुलम का चार्ज है मेरे बच्चों, वो C1 में फ्लो हो रहा है 60 माइक्रोकुलम चार्ज। यस सर। Yes, तो sir. वही चार्ज तुम्हारा C2 और C3 में भी तो फ्लो होगा। Yes, यस sir. सर। यही तो होता है सीरीज में, कैपेसिटर्स में भी और रजिस्टर्स में भी, यस सर। है ना। तो जो सी क्यू इक्विवेलेंट निकाला ना, क्यू नेट निकाला है, वो इसलिए निकाला है ताकि पोटेंशियल ड्रॉप निकाल पाओ C1 में। जब पोटेंशियल ड्रॉप C1 में निकल जाएगी तो C2 और C3 में भी निकल जाएगी। Yes, sir. आई बात समझ में? इसमें आइए C1 में आइए, आपकी पोटेंशियल ड्रॉप कितनी आई है? 20 वोल्ट। कैसे आई है? C1 में फॉर्मूला लगाया है Q1 इक्वल्स टू C1 V1, यस सर। है ना। Q1 कितना है? जितना Q नेट है उतना ही Q1 यस सर। है ना। Yes, क्योंकि sir. यही तो चार्ज फ्लो होगा यहाँ से। अरे यार ये बैटरी जा रही है, ये बैटरी चार्ज फ्लो करा रही है, तो ये कुछ अलग करा देगी क्या C1 में? जितना No, है sir. टोटल उतना ही कराएगी, है ना। यस तो भाई V1 कितना हो जाएगा? V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1, यानी कि 60 अपॉन
3, 3 3 यानी कि 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट अगर आपका C1 में चला गया तो C2 और C3 को कंबाइंड कितना मिलेगा? 10 वोल्ट ही तो मिलेगा, यस यस सर सर। है ना? और दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब क्योंकि पैरेलल में है दोनों कनेक्टेड, तो 1 माइक्रोफेराड के अक्रॉस भी 10 वोल्ट हो जाएगा और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर ठीक है। अब तो देखो कितना इजी हो गया, इस पे निकालना था तुम्हें चार्ज, तो Q3 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10, कितना आंसर आ गया? 50 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम। यानी कि थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। हाँ भाई, अब बताइए, कोई डाउट है इसमें? नो सर। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर यस सर। इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे अब से लाइफ में, आएंगे आगे तो। यस सर। यस सर दिमाग चलवाना चाहता हूँ तुम्हारा मैं, स्पून फीडिंग नहीं करवाना चाहता। 6 महीने से बहुत चीजें बता दी हैं, अब जो भी होगा वो तुम्हारा इक्वल कंट्रीब्यूशन के साथ होगा, वरना बैठ के देखना बस अपने मार्क्स कम होते हुए एग्जाम में। या तो मेरे साथ जो मैं समझा रहा हूँ, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको अब्जॉर्ब करो, ट्राई करो कि आप अपना दिमाग यूज करते रहो निरंतर। अदरवाइज अगर सोल्यूशन देखने की आदत पड़ गई ना बेटा, तो सोल्यूशंस तो बहुत है मार्केट में, गूगल पे मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, मैं तो बताता ही हूँ, पीडीएफ्स तो पड़ी हैं तुम्हारे पास, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। जब तक ये नहीं चलेगा ना, तब तक कोई कोई कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, सो फाइट मारनी है क्लासेस में ताकि एग्जाम में सक्सेस मिले। चलो भाई, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा बचा है नहीं लाइफ में। एक काम करो, इसको होमवर्क में ले लो यार, ये तुम अगली क्लास में डिस्कस करना, काफी सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये करते हैं लास्ट, उसके बाद फिर अगली क्लास में लेंगे कुछ और क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तुम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम लगा रहे हो, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन एक बार भी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो सब लोग जल्दी से, एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट क्लास, एंड उसमें हम फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग को टाइम मिल जाए। हाँ भाई, क्या आंसर है? 1 मिनट। ले लो ले लो, अरे मैं तब तक टाइम स्टैम्प्स दे देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या सबने? यस सर। यस सर। नोटबुक में लिख लो क्वेश्चन, मैं टाइम स्टैम्प्स दूंगा फिर पीछे जाके। वैसे तो ये क्वेश्चन पता है 10 सेकंड का है। सर ये आपने पहले भी कराया है। हाँ मैंने कराया होगा, पेपर में आया तुम्हारे ये, बाय द वे। हाँ भाई, करें डिस्कस? यस सर। डिस्कस कर लेते हैं, या टाइम स्टैम्प दें? पहले टाइम स्टैम्प दे देते हैं, चलो फिर भूल जाएंगे। हाँ भाई बताइए, ये वाले क्वेश्चन को कितना टाइम? सर हाफ 1 मिनट। कैपेसिटर्स। मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट, चलो ठीक है, माना बात, 1 मिनट। अभी तो क्योंकि 1 मिनट से भी ज्यादा लग रहा है ना, इसलिए इस वाले को वो भी 1 मिनट। 1 मिनट। इसमें 50 सेकंड। कैलकुलेशन कहाँ है बेटा, इसमें तो अंडरस्टैंडिंग है, समझना है बस क्वेश्चन को। 50 सेकेंड मैक्स तो चलेंगे। 45 सेकंड दे देते हैं इसको, ठीक है, 45 सेकंड्स इसमें होना चाहिए क्वेश्चन। ये वाला मैं, आपने करा नहीं है अभी, पर मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी। इसमें बस आपको कंपैरिजंस करने हैं, तो इसमें फॉर्मूला पता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है। तो यस सर। इसमें डिपेंडेंसी देखनी है कि डिपेंडेंसी किस चीज पे, तो उसके बेसिस पे इसमें भी 45 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, चलो भाई, इस वाले क्वेश्चन में तो मैं कहता हूँ 15 से 20 सेकंड में हो जाना चाहिए ये, क्योंकि इसमें केवल एक फॉर्मूला लगेगा और कैलकुलेशन तो बहुत ही ईजी है। तो भाई, करंट होता है dq बाई dt, पता है सबको, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, है ना? यस सर। करंट को Yes, तुम, करंट दिया हुआ है 3t² + 2t + 5, एक इक्वेशन दी हुई है करंट की, तो अब तुमको क्या निकालना है? चार्ज फ्लोन, तो dq को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, yes sir, है ना? yes dq को sir, इंटीग्रेट करोगे तो dt तुम्हें उधर भेजना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, yes sir, 3t² yes + sir, 2t + 5 इंटू dt। ठीक है, yes sir, यस सर। इंटीग्रेट होके क्या yes बनेगा sir, भाई? dq इंटीग्रेट होके q बन जाएगा, लेट्स से कि q निकालना है हमें, है ना? और इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेशन कितना इजी है देखो, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा जगह मिल जाए। यहाँ पे है ना,
क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 3 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू टी। ये 0 से 2 है सब, है ना, 0 से 2 जा रहा है ना इंटीग्रेशन इसका, यस सर। बोल रहा है ये 0 से 2 सेकेंड, तो हो जाएगा सॉल्व ये। यस यस सर। यस सर। 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, टी क्यूब 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 4 4 2 8 प्लस टी स्क्वायर में 2 रखेंगे तो बनेगा 2 2 4 प्लस रखेंगे ये बन जाएगा 5 2 10 10। 22 कॉलम्स आ जाएगा। यस सर। ठीक है, सी ऑप्शन। हाँ भाई बताइए, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन, ये आपका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके लाएंगे होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 2D डिस्कस करेंगे, 2D मोशन, एंड वी विल मोस्टली डिस्कस द एम्प्टी पार्ट, एम्प्टी का जो बचा हुआ है ना पार्ट, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको डिस्कशन करना जरूरी है इनका, है ना, तो आप भी थोड़ा पढ़ के आना बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, यस सर। है ना। यस सर। पेपर करना है सबको, ये होमवर्क है, इसके अलावा अगर होमवर्क चाहिए तो आप अपना असाइनमेंट्स करो, इसके अलावा 1D मोशन का आप डीपीपी सॉल्व कर लो, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वैसे तो होगा सबके पास, पर मैं शेयर कर देता हूँ फिर से, इसको सॉल्व कर लेना पूरा पूरा, एज इन जितना कर पाओ। ठीक है, हाँ भाई, किसी को डाउट है आज की क्लास में, कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखो, बाय बाय। बाय।